आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी के जो आधार पाठ्यक्रम है, उस आधार पाठ्यक्रम में संकलित कहानी की रचना प्रक्रिया पर आधारित जो प्रश्नोत्तरी है उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहानी के प्रमुख तत्व हैं, उसके अंग हैं, कहानी क्या है, कहानी का नाट्य रूपांतरण किस प्रकार किया जाए, इन विषय बिंदुओं का हम अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों, अब उन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि सीबीएसई की जो परीक्षा है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस विषय बिंदु से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कहानी क्या है? आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कि कहानी वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अविभाज्य हिस्सा है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी कहानी ना सुनी हो और ना सुनाई हो। हर व्यक्ति अपने अनुभवों को बांटना चाहता है और दूसरों के अनुभवों को जानना चाहता है। कुछ लिखकर और कुछ बोलकर लोग हैं इसे व्यक्त करते हैं। कुछ लोगों में अपनी बात कहने का तरीका अच्छी प्रकार से विकसित हो जाता है और वो श्रेष्ठ कहानीकार बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा, डिस्क्रिप्शन, डिटेल, जिसमें एक परिवेश सृजित होता है, एनवायरनमेंट, कुछ उठापटक होती है, कुछ द्वंद्व होते हैं और अंत में कोई दुखद या सुखद निष्कर्ष निकलता है, उसे हम कहानी कह सकते हैं। तो कहानी है ये जीवन की किसी भी घटना या समस्या का ब्यौरा होता है, जिसमें जीवन में जिस प्रकार उठापटक होती है उसी प्रकार कहानी में भी उठापटक नज़र आनी चाहिए। बच्चों, दूसरा प्रश्न है इसका, कहानी कला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस पर हम प्रकाश डालें कि क्या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। तो उत्तर है इसका कि कहानी का इतिहास जितना मानव इतिहास है उतना ही पुराना माना जाना चाहिए, क्योंकि कहानी मानवीय प्रकृति जन्य है, कुदरती है और मनुष्य सामाजिक प्राणी रहा है। अपने अनुभवों को बांटना, दूसरे अनुभवों को सुनना, वो आदिकाल से जब से मनुष्य सभ्य हुआ है तब से ही करने लग गया है। पहले युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध के किस्से, फिर कल्पनात्मक कहानियाँ और फिर जो मनुष्य को अच्छा लगा उसके किस्से सुनाए जाते थे। धीरे धीरे वीरता के, बलिदानों के और त्याग के, तपस्या के किस्से भी सुनाए गए, जिससे व्यक्तियों में साहस के साथ मानवीय मूल्य बने रहें। इसके बाद जैसा देश काल और वातावरण रहा उसके अनुरूप कहानियाँ गढ़ी गईं। आज़ादी के आंदोलन के समय उस तरह की कहानियाँ गढ़ी गईं। शिक्षा के लिए कहानी विधा का भी प्रयोग किया गया और पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गईं। धीरे धीरे कहानी के साथ उद्देश्य का सम्मिश्रण हो गया कि कहानियाँ पहले मनोरंजन के लिए थी, बाद में कहानियाँ और जो उनका शिक्षा का उद्देश्य है वो उद्देश्यपूर्ण कहानियाँ हो गई। चाहे लोगों को शिक्षा देना है, जागरूक करना है, समाज की समस्याओं को लोगों के समक्ष रखना है, आज़ादी के समय लोगों को जागरूक करना है। तो इस प्रकार वो कहानियाँ उद्देश्य के साथ मिश्रित हो गई और कहानी का उत्तरोत्तर विकास होता चला गया। बच्चों, अगला प्रश्न है इसका कि कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, जो इसके मुख्य अवयव हैं, अंग हैं। कहानी में रोचकता, प्रभाव, वक्ता एवं श्रोता या कहानीकार एवं पाठक के बीच यथोचित संबद्धता बनाए रखने के लिए, अटैचमेंट बनाए रखने के लिए कहानी के निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण माने गए हैं। कथा वस्तु और कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण, कथा कथन अथवा संवाद, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, ये कहानी के महत्वपूर्ण तत्व और अंग माने गए हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है कि कहानी के कथानक में द्वंद्व क्यों आवश्यक है? आखिर क्योंकि अगर द्वंद्व नहीं होगा तो कहानी का विकास कैसे होगा? क्योंकि दो लोगों की जो सोच है एक जैसी हो नहीं सकती। अगर सोच एक जैसी हो जाएगी तो द्वंद्व नहीं होगा, कोई विरोधी विचारधारा ही नहीं होगी, तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? तो ऐसा क्या है कि द्वंद्व आवश्यक है? कथानक के महत्वपूर्ण तत्वों में से द्वंद्व का महत्वपूर्ण स्थान है। द्वंद्व से कथानक को गति मिलती है,
मान लीजिए अगर कोई भी दो व्यक्ति किसी बात पर परस्पर सहमत हैं, उनके बीच कोई असहमति है ही नहीं, तो द्वंद्व कैसा, तनाव कैसा। और बिना द्वंद्व, तनाव और असहमति के बातचीत आगे नहीं बढ़ती, कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। द्वंद्व है, तनाव है, असहमति है, तो ही कहानी आराम से आगे बढ़ सकती है। कहानी में द्वंद्व दो विरोधी तत्व या टकराव या किसी खोज में आने वाली बाधाओं, अंतर्द्वंद है, मन में किसी के कोई उथल पुथल मची हुई है अथवा उद्वेलन हो रहा है, मन बेचैन हो रहा है, उसके कारण वो द्वंद्व जन्म लेता है। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा, द्वंद्व को जितना उकेरेगा, उभारेगा, उतनी ही कहानी है वो भी उतनी सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगी। इसलिए द्वंद्व का होना अति आवश्यक है। बच्चों, अगला प्रश्न है, कहानी में कथानक से क्या तात्पर्य है और कथा से ये कैसे अलग है। बच्चों, कहानी लिखे जाने की संपूर्ण योजना को कथानक अथवा प्लॉट कहा जाता है, कि हमने कहानी लिखी, उसकी पूरी प्लानिंग कर ली। कथानक कहानी का वह तत्व है जो एक निश्चित समय में श्रृंखलाबद्ध तरीके से घटित घटनाओं की धुरी अथवा आधार बनकर उन्हें सहयोग प्रदान करता है, और कथा की समस्त घटनाएं जिसके चारों ओर ताने बाने की तरह बुनी जाकर बढ़ती और विकसित होती हैं। तो ये कथानक है, वो स्क्रीन प्ले है, जिसमें हमको ये पता लगता है कि कहानी किस प्रकार आगे बढ़ेगी। और जो कथा है, कथा या कहानी भी साधारणतः कार्य व्यापार की ही योजना होती है, परंतु किसी भी कथा को कथानक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कथा है वो किसी भी कथात्मक साहित्य कृति का केवल ढांचा मात्र ही है, स्केलेटन है सिर्फ उसका। उसमें मांस जो हम लगा रहे हैं उसके अंदर, उस कहानी को कि पर्दे पर या पाठकों के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा, तो वो कथानक के माध्यम से ही संभव हो सकता है। जबकि कथानक में तत्प्रस्तुत प्रकरण वस्तु अर्थात थीम घटनाओं की यथावत अनुकृति मात्र ना होकर कला के स्वयं निर्मित विधान के अनुसार संयोजित होती है। थीम के अनुसार ये कहानी कैसे डेवलप होगी, पाठकों के सामने कैसे जाएगी, वो सब कुछ कथानक में निहित होता है। कथानक में जीवन के गतिमान संघर्षशील रूप की जीवंत अवतारणा की जाती है। तो कथानक और जो कथा है वो डिफरेंट होती है। जो कथानक को हम पटकथा भी बोलते हैं, स्क्रीन प्ले, कि स्क्रीन पर या पाठकों के सामने कहानी को हम किस प्रकार रख रहे हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, कहानी में संवाद क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद जो है कहानी का महत्वपूर्ण भाग है। संवाद ही कहानी को और पात्र के चरित्र को विकसित करते हैं, उनका चरित्र चित्रण करते हैं, ये कहानी को गति प्रदान करते हैं। अतः कहानी ही लेखक का सदा ही यह प्रयास रहता है, जो कहानी लेखक का उसका ये प्रयास रहता है कि कहानी के संवाद हों वो स्वाभाविक हों और पाठकों तक वे दिलचस्प और आकर्षक रूप में पहुँचें, ताकि पाठकों का मनोरंजन भी हो। संवाद लिखते समय लेखक नहीं, पात्र संवाद बोलता है। पाठक लेखक से नहीं बल्कि उस पात्र अथवा चरित्र से जुड़ता है। अतः संवादों के माध्यम से ही यह स्पष्ट होता है कि कौन बोल रहा है, किस स्तर का व्यक्ति बोल रहा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका व्यवसाय या कार्य क्या है, आदि इस प्रकार का उसके संवादों के माध्यम से उसके चरित्र के बारे में पता चलता है। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार घटित होते दिखा नहीं सकता, उसे संवादों के माध्यम से ही सामने लाने में समर्थ होता है। अतः कहानी में संवादों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। बच्चों, अगला प्रश्न है इसका कि चरमोत्कर्ष अथवा क्लाइमैक्स क्या होता है कहानी में, कि क्या होता है आखिर में चरम उत्कर्ष, हम पराकाष्ठा पर पहुंच जाएं, परमानंद की अवस्था में पहुंच जाएं। किसी भी साहित्यिक रचना का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है चरमोत्कर्ष। किसी भी स्थिति में कहानी के पाठक के लिए चरमोत्कर्ष हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वो इसी चरमोत्कर्ष के लिए कहानी को पढ़ना शुरू करता है। उसी को जानने की लालसा में, इच्छा में वह प्रारंभ से अंत तक उस कहानी से जुड़ा रहता है। अनेक घटनाओं, द्वंद्व
मनोस्थितियों से होती हुई कहानी जब परिणति तक पहुंचती है, अंत तक पहुंचती है, पराकाष्ठा तक पहुंचती है, अर्थात कहानी के सार और उसका निचोड़ या निष्कर्ष तक पहुंचती है, तब उस कहानी को लिखने या कहने का मंतव्य, उद्देश्य वो पूरा होता है। परिणति पूरे काम या कहानी की समस्या का निष्कर्ष बताती है। यह नियम जो होता है सभी प्रकार की कलात्मक जो कृतियां हैं उन पर लागू होता है। तो पराकाष्ठा, जब कहानी के आनंद के हम पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, परमानंद की अवस्था तक पहुंच जाएं, तो उसे हम चरमोत्कर्ष या क्लाइमैक्स कहते हैं। इसके माध्यम से हम उस कहानी का पूरा निचोड़ निकालते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, कहानी और नाटक में समानता क्या है? क्या समानता है, हमको ये बताना है। तो बच्चों, जैसा हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया कि कहानी और कथा नाटक में दोनों का कथानक समान होता है, पात्र और चरित्र वो समान होता है, देश काल और वातावरण की समानता होती है, दोनों का उद्देश्य मनोरंजन और शिक्षा है वो समान होता है। इसके अलावा मोटे तौर पर देखा जाए तो दोनों हिंदी गद्य लेखन की विधा हैं, तो विधागत समानता भी इनमें होती है। अगला प्रश्न है कि दोनों में क्या असमानता है, क्या डिफरेंसेज हैं? तो कहानी का संबंध क्या होता है? लेखक और पाठक से है, जबकि नाटक से लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक और अन्य लोग वो उस नाटक से जुड़ते हैं। नाटक में दृश्यात्मकता होती है जबकि कहानी में नहीं होती, और इसी दृश्यात्मकता के कारण नाटक की स्मृतियां हैं वो लोगों के मन मस्तिष्क में और भी गहरी होती हैं, अधिक प्रभाव छोड़ती हैं। इसके बाद रंगमंच, संगीत और प्रकाश व्यवस्था ये नाटक में आवश्यक हैं जबकि कहानी के लिए आवश्यक नहीं है। अभिनेता और चरित्र चित्रण का अंतर होता है कहानी और नाटक में। कहानी में अभिनेता की आवश्यकता पड़ती नहीं है, जबकि चरित्र चित्रण भी संवादों के माध्यम से होता है, जबकि नाटक में जो चरित्र चित्रण है संवादों के साथ साथ अभिनय के माध्यम से भी होता है। कलेवर, आकार में जो कहानी है थोड़ी छोटी होती है जबकि नाटक उससे बड़ा होता है। भारतीय नाट्य परंपरा के अनुसार नाटक में कम से कम 3 अंक होते हैं। एक अंक के जो नाटक होते हैं उनको एकांकी कहा जाता है, लेकिन जो नाटक हैं वो 3 अंक के होते हैं। दृश्य विधान की व्यवस्था जो सबसे बड़ा अंतर है कि नाटक में दृश्य का विधान होता है, दृश्य होते हैं जबकि कहानी में नहीं होते। विधागत अंतर भी है, जो नाटक है वो दृश्य श्रव्य का जो विधा है, जबकि कहानी है वो श्रव्य पाठ्य विधा है, सुनने वाली और पढ़ने वाली है, जबकि नाटक देखने वाला और सुनने वाला है। दोनों में उद्देश्य का अंतर होता है। दोनों का मोटे तौर पर उद्देश्य मनोरंजन करना, शिक्षा देना है, लेकिन नाटकों के और भी व्यापक उद्देश्य होते हैं, जैसे कि जन चेतना पहुंचाना है, लोगों को जागृत करना है, सरकार की किसी योजना से लोगों को अवगत कराना है। इसके अलावा बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इसका कि परिस्थिति, परिवेश, पात्र, कथानक के विवरण को नाटक में स्थान देने के कौन कौन से तरीके हैं? वो 4 तरीके हमने जो पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि जो साहित्यकार है कहानी से नाटक में रूपांतरित करते समय इन 4 माध्यमों से इन परिस्थिति, परिवेश, पात्र और कथानक के विवरण को अपने नाटक में स्थान दे सकता है। मंच सज्जा के द्वारा, थिएटर की जो डेकोरेशन है रंगमंच की उसके द्वारा, पार्श्व संगीत बैकग्राउंड म्यूजिक के द्वारा, संवादों के द्वारा और एक्टिंग अभिनय के द्वारा। बच्चों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको कहानी का नाट्य रूपांतरण, कहानी के तत्व, इससे संबंधित जो आपको मैंने प्रश्नोत्तर उनकी व्याख्या की है वो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बच्चों, आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।